हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, यूपी में होम गार्ड की एक बहुत बड़ी पद पे जो है भर्ती आई हुई है, और जहां पे आप सभी के लिए बहुत सुनहरा मौका है। जो भी लड़के हैं लड़कियां दोनों के लिए आई हुई है भर्ती। और इसमें 41,424 पद है जो टोटल। और इतने बड़े पद पे जो है वैकेंसी हो रही है, तो आप लोगों को यहाँ पे चूकना नहीं है। बहुत सुनहरा मौका है, आप जरूर फॉर्म फिलअप करिएगा। और किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट हैं वो सारी चीजें हम बताने जा रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन आ गया है और इसका फॉर्म का आवेदन भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है 18 जो है यहाँ पे नवंबर से। तो आप लोग जल्दी जा करके आप लोग कंप्यूटर सेंटर पे, आप साइबर कैफे पे जा करके वहां अपना फॉर्म जरूर फिलअप करें। बट उससे पहले आप लोग कंप्लीट इसके बारे में जरूर जान ले, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, किसमें कितना इसका फीस है, कैसे तैयारी करनी है, क्या इसका सिलेबस है, और कितना जो है यहाँ पे मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सारी वो चीजें, और कब तक इसका लास्ट डेट है। तो वो सब के सब जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगा। आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको देखिएगा यहाँ पे 41,424 पोस्ट है भैया। अब आपको हम पूरा नोटिफिकेशन ओपन करके हम दिखाते हैं आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है हमारा, यहाँ पे ये देखिएगा नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती बोर्ड है वही जो है इस एग्जाम को करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है। वही बोर्ड जो है भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ही जो है इसको जो है यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को निकाला हुआ है, इस भर्ती को निकाला हुआ है। देखिएगा यहाँ पे सूचना विज्ञप्ति है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025 संख्या पीआरबी इतना, दिनांक 18 नवंबर 2025 दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से समस्त जनपदों के होमगार्ड्स के कुल 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट करने हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा कितना है यहाँ पे, 41,424 पोस्ट। इस पोस्ट को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, 41,424 पोस्ट यहाँ पे जो है के पदों पे भर्ती होने जा रही है। और जिसमें आप लोगों को और भी चीजें हम बताते हैं यहाँ पे, देखिएगा। ठीक है, उक्त पदों पर एनरोलमेंट हुए होमगार्ड्स को ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थिति करने पर ₹600 पर ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता निर्धारित होगा। मेरे भाई, बहुत अच्छी सैलरी आपको इस पे मिलने वाली है वो यूपी होमगार्ड पे, चाहे लड़का हो या लड़की होगी, जो प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेगा वो मिलेगा ही। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा जो जो चीजें मिलेंगी मिलेंगी आपको, उसके साथ साथ में आपको महंगाई भत्ता और जो कुछ भी इसमें आपको पर दिन की जो ड्यूटी होता है, ड्यूटी का भत्ता, वो सब चीजें यहाँ पे आपको जुड़ करके मिलेगा। तो बहुत अच्छी, ये बहुत सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। अब देखिए होमगार्ड के जो रिक्त पदे हैं वो कहाँ कहाँ पे कितने हैं ना, पुरुष और महिला का दोनों इसमें दिया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको, ऐसे आगरा में जैसे 495 टोटल पोस्ट है। ठीक है, और इसमें आपको अलग अलग जो है कैटेगरी के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। टोटल रिक्त पद आगरा में जो है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 1232 पोस्ट है। कितना है? 1232 जो है पद यहाँ पे खाली है। अब उसी तरीके से अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसे फिरोजाबाद में है आपका यहाँ पे 481, मैनपुरी में है 381, अलीगढ़ में है 489, ऐसे एटा में है। मतलब इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीजें, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मतलब जो हमारे 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, 75 के 75 जिलों में है जो है यहाँ पे आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगी। हर जिले में होमगार्ड की जरूरत है, मेल यानी महिला होमगार्ड की, और वहाँ पे पुरुष होमगार्ड दोनों की जरूरत है। तो इसलिए जो है आप लोग यहाँ पे इस पीडीएफ को हम जो है, इस नोटिफिकेशन को हम जो है कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप लोग जा करके देख लीजिएगा किस किस जिले में कितना है। हालांकि ऐसे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पूरा का पूरा ये पोस्ट है टोटल, और यहाँ पे उन्हें ग्रुप के वाइज जैसे उनकी कैटेगरी है उस हिसाब से उन्हें डिवाइड किया गया। ठीक है, अब किसकी कितनी पोस्ट है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 75 जिले हैं। आपको हम टोटल ऐसे स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हैं, 48 हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे 75 जिले हैं। गाजीपुर में देख सकते हैं, वाराणसी में भी है आपके 1004 पोस्ट है। ऐसे से प्रयागराज में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1219 पोस्ट है। ठीक है, ऐसे से बहुत सारे जितने भी जिले हैं हर जिले में है। तो टोटल 75 जिला आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये 75। ठीक है, ये 75 जिला में टोटल मिला के यहाँ पे 41,425 ये पोस्ट जो 41,424 ये पोस्ट जो है आप सभी के लिए यहाँ पे है। आप सभी लोगों को अच्छी सैलरी मिल रही है, तो भाई आप लोग जरूर फॉर्म इसको फिलअप करिएगा। देखिएगा होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु जनपदवार के हिसाब से यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं।
ठीक है, पुरुष महिला के हिसाब से। यहाँ पे देखिए इसमें छूट भी है भाई, भारी छूट है इसमें। अगर आप वहाँ पे एनसीसी वगैरह किए हैं तो आपको उसमें अच्छा छूट मिलेगा, ठीक है। और जैसे पुरुष महिला है या भूतपूर्व कोई सैनिक है तो उसमें देखिए 5% छूट है, महिला है तो उसको 20% छूट दिया जाएगा, ठीक है। और सेनानी है, आश्रित है, जिसमें 2% आपको छूट मिलेगा। तो मतलब हर एक जिला के हिसाब से जैसे भर्तियां हैं वैसे उनको छूट भी मिल रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी छूट है। अब आप लोगों को यहाँ 75 जिलों में सारी चीजें छूट का भी दिया है, दिखेगा 75 जिलों में, चंदौली का लास्ट तक दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को छूट भी दिया है कि जो अगर पहले किसी के घर में सेना में कोई लोग है या मृतक आश्रित पे कोई लोग नौकरी जॉब कर रहे हैं या वहाँ पे पेंशन वगैरह है जैसे, या उसके अलावा जो है वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे स्वतंत्रता सेनानी के घर के फैमिली में है या कुछ पहले कुछ रहे हैं, उन लोगों को छूट मिलेगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब ये होमगार्ड्स के पदों पे ये चीजें हो गई। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये देखिए क्या क्या आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, कुछ चीजें हैं। फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहा है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 18/11/2025 है। 18/11/2025 जो है यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। और जिसकी अंतिम तिथि जो है 17/12/2025 है। 17/12/2025 इसका यहाँ अंतिम तिथि है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वह 18/11/2025 है। 18/11/2025 है, जबकि अंतिम तिथि 17/12/2025 है। इतना तक यहाँ पे जो फॉर्म का शुल्क है, जो फीस है, वो जमा हो पाएगा। और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि जो है 18/11/2025 से 20/12 जो है 2025 तक जो है यहाँ पे ये लिया जाएगा। अब आप लोगों को डेट क्लियर हो गया, 18/11 से 2025 से स्टार्ट हो रहा फॉर्म ऑनलाइन, और ये इसकी अंतिम तिथि जो है 17/12/2000 यहाँ पे 25 है, ठीक है। पूरे 1 महीने तक चलेंगे यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर आपको कराना अनिवार्य है। क्या है ओटीआर, वन टाइम पासवर्ड जिसे कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड ओटीआर। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस या उसके पहले जितनी वैकेंसियां हुई है भाई, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हुई थी, भर्ती आई थी, तो वहाँ पे वैकेंसी में ओटीआर कराना बहुत मस्त था। इसलिए ओटीआर, अब हर एक एग्जाम के लिए ओटीआर, पहले फॉर्म आवेदन करने से पहले आपको ओटीआर कराना बहुत जरूरी। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, ओटीआर का फुल फॉर्म होता है, तो ये आपको करना अनिवार्य है। आगे है, सभी अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न ना होने पाए। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा है कि वह आवेदन पत्र के साथ साथ अपने शैक्षिक और आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित करें। किसी भी अन्य माध्यम स्तर पर प्रस्तुत किए जाने प्रमाण पत्र ग्रहण नहीं होंगे। मतलब आप जब फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं उस वक्त जितनी भी चीज़ों की वहाँ पे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे रिक्वायर है, मांगी गई, वो सारे के सारे सही सही अपने डॉक्यूमेंट भरिए, ताकि बाद में उसमें कोई संशोधन कराने की व्यवधान ना आए, वहाँ पे ज़रूरत ना पैदा हो, ठीक है। ये उन्होंने कहा है, जो उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड है उन्होंने कहा है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, तीसरा नंबर है, जनपदवार विज्ञापित पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं अधिमानी अहर्ताओं के अंतर्गत प्राप्त अंकों की योग्य के श्रेष्ठात्मक क्रम में के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। आवेदन शुल्क जो है इसमें आपका ऑलरेडी मैं बता देता हूं। सामान्य में जो आवेदन शुल्क है ईडब्ल्यूडी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 400 रुपये है। मात्र कितना रुपए है, 400 रुपये, जो आपको सामान्य वर्ग है, ठीक है, या ईडब्ल्यूडी एस में है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 400 रुपये है। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे 300 रुपये, मात्र 300 रुपये उनकी फीस लगेगी यहाँ पे फॉर्म को भरने के, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया है। अब आपको हम आगे की चीज़ें बताते हैं, ठीक है। देखते जाइए आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ें क्या हैं जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हम सब चीज़ें बताएंगे भाई, आप लोग बस लास्ट तक यहाँ बने रहिएगा। ये नोटिफिकेशन है और राष्ट्रीयता का ये तो ऑलरेडी आपको पता है, हमारे उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए। और यहाँ पे हम शैक्षिक, हाँ, टिप्पणी में कुछ दिया है यहाँ पे, ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह ना तो जारी किया गया हो और ना देने से इनकार किया हो, किसी भी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से एनरोलमेंट भी किया जा सकता है। आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए, उसके पक्ष में जारी। ये आपका अलग चीज़ है। शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए, होमगार्ड्स एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं
कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्य, अब देखिएगा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थानों द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। मतलब आपको हाई स्कूल पास है तो भी आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। हाई स्कूल इसका जो योग्यता है, हाई स्कूल आपको पास है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। ठीक है, आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित जो शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका, प्रमाण पत्र, ये सब सारी चीजें आपको प्रस्तुत करनी होगी। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जैसे जो पास हैं, हाई स्कूल पास हो चुके हैं, क्वालिफाई हैं, वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हाई स्कूल का पेपर देने जा रहा है और वहाँ पे तो वो भी फॉर्म को भर दे तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा, वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं होगा मेरे भाई। आप लोगों को चलिए आगे की बातें हम बताते हैं। नेक्स्ट आपका ये अर्हता तो आपको पता होगा, योग्यता आपको हाई स्कूल, ठीक है। अधिमानी अर्हताएं हैं, अभ्यर्थी को प्रेफरेंस के अनुसार यहाँ पे कुछ चीजें दिया है। जैसे कुछ लोगों को छूट है, मिल रही है, किस बेस पे, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई एएनसीसी प्रमाण पत्र धारक है तो जैसे सी प्रमाण पत्र धारक है तो उसे 3 अंक दिया जाएगा, एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है, ये छूट जिसे कह रहे हैं ना, ये हो गया। बी प्रमाण पत्र है अगर एनसीसी में तो उसे 2 अंक दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा यहाँ पे, ये 2 अंक दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब आगे की तरफ देखिए, ए प्रमाण पत्र अगर धारक है कोई तो उसको 1 अंक दिया जाएगा टोटल यहाँ पे। अगर भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र में है तो उसको 1 अंक दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे उस हिसाब से उनको वहाँ पे छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मेरे भाई आपको हम आगे की चीजें बताते हैं। जितने लोग भी हैं, लड़के लड़कियां, वो लोग भी, आप लोग भी भाई डाल दीजिएगा। जहाँ कुछ नहीं कर रहे हो कम से कम आप वहाँ पे होमगार्ड तो बन सकते हो और एक अच्छी सैलरी भी आपको मिलेगा, वो भी भत्ते के साथ में, ठीक है। आगे है यूपी एसडीएम के तत्वा, यहाँ पे यूपी एसडीएमए के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को उपयुक्त बिंदु संख्या इतने में अंकित अधिमानी अर्हताओं में दिए गए अंकों के साथ साथ 3 अंक पृथक से अंक प्रदान किए। जैसे कोई ईडब्ल्यू, यहाँ पे यूपी एसडीएमए के तत्वाधान में अगर है कोई आपदा मित्र प्रशिक्षण जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत में अगर कोई है ऐसा पर्सन तो उसको भी छूट मिलेगा, 3 अंक उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। चलिए आगे, अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहनों पे ये ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दी जाए 1 अंक पृथक उसको भी दिया जाएगा, ठीक है। जैसे किसी के पास 4 पहिया वैध ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो उनमें भी आयु होनी चाहिए। अब आप लोगों को हम बताते हैं होमगार्ड के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, एज, ठीक है। होमगार्ड के लिए एनरोलमेंट के लिए अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/7/2025 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक जो आयु होनी चाहिए वह 30 वर्ष। देखिएगा ये आपका 30 वर्ष है और यहाँ पे आपका ये 18 वर्ष। कम से कम आपको 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आपको 30 वर्ष यहाँ पे आपकी आयु होनी चाहिए। इतनी क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अब देखिएगा, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व अथवा 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग जानते रहिए। 30 साल से उम्र ज़्यादा नहीं और 18 साल से कम नहीं। ये इसके बीच के जितने भी बंदे हैं, जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं, वो लोग फार्म भर सकते हैं अपने यहाँ, अपने ज़िले के अनुसार में, जो जिस ज़िले के हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आप लोगों को हम बताते हैं, ठीक है। अब इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य जो पिछले श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यथार्थ शासन द्वारा प्रदत्त नियमों शासनों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। आयु के प्रमाण पत्र के रूप में हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक प्रमाण पत्र ही मान होंगे। हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र ही आपको मान्य किए जाएंगे जो उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। और आपको यहाँ पे ये भी चीज़ें दिया है, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं ना, उनके लिए अधिकतम जो आयु है उसमें थोड़ा सा छूट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिया है। इसमें होमगार्ड्स के लिए एनरोलमेंट हेतु महिला पुरुष का कब से कब किसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो यह आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 1/7/1995 से 1/7/2007 जो आपके लिए है, ये सब आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा डाउनलोड करके। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु, आपको भाई चरित्र भी पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, चरित्र भी पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह होमगार्ड्स के लिए एनरोलमेंट हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा।
भाई चरित्र खराब नहीं होना चाहिए, चरित्र खराब रहेगा तो आपको यहाँ पे वो लेगा नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे उसके लिए भी उन्होंने बोला हुआ है, ठीक। अब आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है आपको आगे की तरफ, यहाँ पे है ये है, ठीक है। एक मिनट, ये कहाँ गायब हो गया। हाँ चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं, एनरोलमेंट का हो गया था। और यहाँ पे देखिएगा एनरोलमेंट की प्रक्रिया क्या है, इस चीज को भी हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे एनरोलमेंट की उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 60/2025 70/80 95 यहाँ पे दिया है, दिनांक 3/11/2025 में निर्धारित उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका के अधीन किया जाएगा। देखिए लिखित परीक्षा, अब इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, मतलब किस तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको समझने की सबसे ज़्यादा जरूरत है मेरे भाई। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, देखिएगा पहला जो है आपका यहाँ पे क्रम संख्या है, विषय है, प्रश्नों की संख्या है। देखिए इसमें पहले सामान्य विषय क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा। क्या पूछा जाएगा इसमें, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था वैसे ही इसका भी एग्जाम सेम होगा। और भर्ती बोर्ड जो पुलिस की थी, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड पुलिस की थी, वही सेम भर्ती बोर्ड जो है यहाँ पे इस एग्जाम को भी कंडक्ट कराएगी, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करना मेरे भाई, इसमें भी बहुत कंपटीशन है आपको, लेकिन आपके लिए जो है ये एक सुनहरा मौका है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सामान्य ज्ञान है जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा। और जिसमें आपको कुल अंक जो होंगे वह 100 अंक होंगे, कितने होंगे, 100 अंक। समय जो होगा 2 घंटे का होगा, समय कितना होगा यहाँ पे 2 घंटे का, आप देख लीजिए यहाँ पे हम इधर हो जाते हैं, यहाँ पे समय 2 घंटे आपको लगेंगे, ठीक है। मतलब सामान्य ज्ञान विषय, प्रश्नों की संख्या 100, और उसके बाद फिर कुल अंक जो है यहाँ पे कितने, 100 अंक रहेंगे, समय जो होगा आपका 2 घंटा रहेगा। इस तरीके से आपके जो है यहाँ पे ये आपका एग्जाम का जो सिलेक्शन एग्जाम प्रोसेस था ये आपको पता हो गया। 2 घंटे में एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होगा, और ईच क्वेश्चन इज द 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, और लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 25% से ज़्यादा आपको मार्क्स लेके आना है। 25% से यहाँ पे अगर आपका कम है अंक, ठीक है, तो उनको यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा, वो पात्र नहीं होंगे। किसी भी जनपद के अभ्यर्थी की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक ही दिनांक में, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी भी जनपद के अभ्यर्थी की हर जनपद में एक ही दिन एग्जाम होगा, एकल पाली में ही होगा, और जिसमें से एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओएमआर प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। मतलब ये भी कह रहा है कि एक जिले में सिर्फ एक ही पाली में होगा, ठीक है। जैसे एक जिला होगा, एक जिले में एक ही पाली में एग्जाम कराएगा, हो सकता है ये कई दिन में एग्जाम आपको कंडक्ट कराए, ज़्यादा भारी संख्या में लोगों की जो है यहाँ पे वो भी रहेगी, संख्या रहेगी, तो कई पाली कई दिन में कराएगा, लेकिन आपका जो एक जिले का होगा, एक जिले का एक ही पाली में रहेगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। और जो भी होगा यह ओएमआर सीट पे होगा, कागज आधारित जो है यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, कागज आधारित आपकी लिखित परीक्षा, यानी ओएमआर सीट पे आपको गोला करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, ओएमआर सीट पे कराई जाएगी, ठीक है मेरे भाई। आप लोग याद रखना इसको। टिप्पणी यहाँ पे कुछ दिया है, लिखित परीक्षा का समय जो है वो 2 घंटे यानी 1 घंटा 20 मिनट का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा कुल अंक 100, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक। ऑलरेडी ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग इस पहले से ऑलरेडी क्लियर हो गया। और यहाँ पे लिखित परीक्षा ओएमआर सूट उत्तर पत्र में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है जो प्रश्न का सर्वाधिक मतलब वही मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू क्वेश्चन, आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा। 4 विकल्प दिए रहेंगे, क्वेश्चन देगा, 4 विकल्प होगा, जो उसमें सही होगा उसी को आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में दे रहे हैं भाई, पूरा नोटिफिकेशन के साथ में। अब आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4, ये तो ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे गोले भरने के साथ साथ ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। किसी भी प्रश्न से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए तो ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने, ये तो आपका हो गया। और मैं उत्तर पत्र 3 प्रतियां होगी जिसमें, हाँ अब देखिएगा आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश
होम गार्ड है, इसका जो है आपको जैसे इसकी जानकारी लेनी है या आपको एडमिट कार्ड वगैरह की जरूरत होगी तो आप लोग कहाँ से ले सकते हैं। देखिए लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र जो होंगे यथा समय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट http://upb.gov.in पर उपलब्ध होंगे। यानी उत्तर प्रदेश ना यहाँ पे जो हमारी भर्ती बोर्ड है, प्रोन्नत बोर्ड है, यही आपको UPPP जो .gov.in पर इन्हीं पे आपको प्रवेश पत्र और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, यहीं पे उपलब्ध होंगे। ठीक है, जहाँ से आप अभ्यर्थी उसे स्वयं से डाउनलोड कर सकेंगे। आप कहीं से भी जाकर डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से, या आप कहीं से जाकर के साइबर कैफे से डाउनलोड करा सकते हैं। किसी एक जनपद के अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के असामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की सूचना विज्ञप्ति संख्या PRB इतना 2023 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, मतलब नॉर्मलाइजेशन की कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं। अगर कभी लगता है कि किसी पाली में किसी का क्वेश्चन कुछ ऐसा बहुत टफ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे या सभी से डिफरेंट आया हुआ है, तो वहाँ पे उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, आगे है उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहाँ कहीं इस विज्ञप्ति संख्या अजमानी अर्थ ये आप लोगों अभ्यर्थी तो एक प्रश्न का सर्वाधिक विकल्प ही उत्तर के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी 34 पेज है, हालांकि अभी यहाँ 11वें में हम पहुँचे हैं। प्रश्न पत्र के अनुसार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, और कोई ऑनलाइन करते समय आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर या से निर्धारित अंक, सही प्रश्नों की संख्या, और ठीक है यहाँ पे अवलोकों की संख्या है। तो इस तरीके से आप लोग जो है सारी की सारी ये चीज़ें, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अब हम आपको जो मेन मेन चीज़ें उसको बता, शारीरिक मानक परीक्षण क्या होगा। शारीरिक मानक जो है यहाँ पे ये परीक्षण कितना है, क्या यहाँ पे क्या होगा, कितनी हमारी जो है योग्यता चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। देखिए शरीर जो आपकी मानक होनी चाहिए, ऊंचाई जो होना चाहिए यहाँ पे एक दिया सामान्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए वह 168 होनी चाहिए। जैसे कोई सामान्य है, पिछड़ा है ना, इन कैटेगरी के जो लोग हैं उन अभ्यर्थियों का 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे भाई, ऊंचाई होनी चाहिए, आपकी ऊंचाई हाइट ये आपकी जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है यहाँ पे ऊंचाई जो है वह 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा दिया है यहाँ पे सीना। ठीक है, सीना, ठीक है, सीना है सामान्य वर्ग के जो लिए यहाँ पे है वह 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। फुलाने पर देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा आप लोग, पिछड़े वर्ग अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और कम से कम जो है 84 सेंटीमीटर, 84 बिना फुलाए 79 होना चाहिए, और फुला करके 84 मतलब 84 सेंटीमीटर फुलाने पर भी होना चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 जो अनुसूचित जनजाति के हैं वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बिना फुलाए, ठीक है, ये बिना फुलाए होना चाहिए, और जो है कम से कम 82 सेंटीमीटर जो है वहाँ पे फुलाने पर होना चाहिए। जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उन लोगों का इतना होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं भाई। ये हो गया न्यूनतम, टिप्पणी दिया न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, बिना फुलाए मतलब आपको महिला अभ्यर्थियों के लिए उनकी भी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उनकी ऊंचाई जो होनी चाहिए ना यहाँ पे 152 सेंटीमीटर, चाहे सामान्य होंगी या पिछड़ा वर्ग की महिला होंगी उनके लिए 152 सेंटीमीटर उनकी जो है वहाँ पे ये हाइट होनी चाहिए। ठीक है, 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों की महिला हैं अगर उनकी, तो वहाँ पे उनका जो हाइट होना चाहिए वो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 147 सेंटीमीटर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे वजन की बात करेंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है 40 किलोग्राम। कितना, 40 किलोग्राम। भैया बहुत कम दिया है यार, हाँ गजब ये है कहानी है। यहाँ पे 40 किलोमीटर, कम से कम 40 किलो होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर कोई किसी महिला का अगर वेट कम है तो फिर नहीं एलिजिबल होगी ना। अभिलेखों की संख्या ये आपको ऑलरेडी पता है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षण में अनुशिष्ट, ये बहुत सारी नोटिफिकेशन है। हम जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब सारी चीज़ें जैसे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में देना होता है वैसे सारी चीज़ें यहाँ पे भी देनी होगी। ठीक है, हाइट है, आपका चेस्ट है, आपको जो है वहाँ पे
ठीक है, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 10, अगर कोई कमजोर है तो वहाँ पे उसे 10% जो है वहाँ पे उसे मिलेगा भी, ठीक है। आर्थिक वर्ग कोई आरक्षण वगैरह है उनको आरक्षण भी मिल जाएगा, मतलब छूट मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे लंबवत वर्टिकल वगैरह दिया है, ठीक है। और ये सब आप प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम अधिकारी, ये सब चीज़ें जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसका, ठीक है। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, यहाँ पे आपको आरक्षण बहुत तरीके से मिलेगा। अगर कोई विकलांग वैसे है या किसी का कुछ ऐसा है तो देखिए यहाँ दिव्यांग वगैरह में भी है, बहुत कुछ ऐसे लोग हैं तो उनके लिए भी जो है यहाँ पे छूट दी जाएगी, भारी छूट मिलेगी, ठीक है। आगे है टिप्पणी भूतपूर्व सैनिकों के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार। देखिए भाई बहुत थोड़ा लंबा हो जा रहा है ये, और वीडियो भी लंबा हो रहा है, हालांकि हम नहीं चाह रहे। यहाँ पे प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की समय सीमा नहीं, ये सब आप लोगों को बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो हैं उनको गोली घायल हुए हैं या कोई ऐसी हैं, इसको आप पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए हम यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों की बात करें, मतलब सबको छूट मिलेगा, ठीक है। अभ्यर्थी के आवेदन की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक होना अनिवार्य है, ये ठीक है। और ये भाई 41 पेज का है पूरा, ठीक है। आप लोगों को मैंने जो इंपॉर्टेंट था सब कुछ मैंने बता दिया आपको। देखिए वो टीआर आपको करवाना है, ठीक है। वन टाइम पास, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये आपको जरूर करवाना है। आप करवा करके ही पंजीकरण करके उसके बाद फिर करिएगा। देखिए इसमें प्रथम बार पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी को बहुत सारी चीज़ें ओटीआर हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका सब कुछ हो जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट, एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें लगेंगे आप लोग इसको भी जान लीजिए। फॉर्म भरना है तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, देखिए अकाउंट आईडी या पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये आधार संख्या, डिजी लॉकर, ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। फोटोग्राफ वगैरह है, फोटो आपको लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें हैं, रियल टाइम है, ये हस्ताक्षर करना है आपको, साइन वगैरह भी लगेगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और आवेदन पत्र भरे गए विवरण सही सही सब सारे होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन शुल्क की सफलतापूर्वक जमा होने पर अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रिंट आउट कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को सिलेबस भी बता दिया और क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा क्वेश्चन, हेल्पलाइन नंबर दिया है, ठीक है। मतलब कंप्लीट देखिए सामान्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सामान्य जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में क्या क्या आपको ये कंप्लीट जो है इसका हम नेक्स्ट डे फिर से आप लोगों की वीडियो बना देंगे, उसमें हम कंप्लीट आपको सिलेबस वगैरह भी बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए, सब जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा, सब चीज़ें है ना, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं यार, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें कर लीजिएगा। और हम आप लोगों को दिखा देते हैं ना जो मेन मेन इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है। हाँ ये सब देखिए यहाँ पे है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अब इसी पे खत्म होता है, ठीक है। तो यही सारी जानकारियाँ थी जो आप लोगों को मैंने बताया। फॉर्म भरना, लास्ट डेट और उसका जो है स्टार्टिंग डेट कब है, उसका क्या है, कैसे एग्जाम आएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आयु सीमा क्या है, हाइट वेट कितना है उनका, ठीक है। सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो अब आप लोग जल्दी से जाइए भाई, फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है, और जल्दी से कर देंगे तो आपका स्टार्टिंग में कर देंगे तो आपका कम से कम लास्ट में करते हैं तो फिर जो साइट वहाँ पे चलती नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फॉर्म भर नहीं तो बाद में होता है ना कि प्रॉब्लम, कुछ लोग छूट भी जाते हैं। तो वो सब चीज़ें ना हो, आप लोग जाइए, और एक सुनहरा मौका है, आप लोग इसको देखिए। आपका यहाँ पे क्या है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान ही आपको पूछा जाएगा, जो आप अच्छे से तैयारी करोगे। बहुत सारे टीचर्स जो है वहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट भी कर दिए इसका बैच भी, ठीक है। तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो थोड़ी सी क्षमा चाहते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी जानकारियां मैंने आपको बता दी। बस इसी पे वीडियो एंड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया, लेकिन आप लोग जरूर इसको देखिएगा और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिएगा। जितने लोग भी हैं हाई स्कूल पास है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, कम से कम यहाँ पे ये चीज़ें जरूर फॉर्म भर दें। कहीं हो जाता तो आपके ज़िले में ही मिल जाएगी, और ड्यूटी आपको जो है एक तरीके से एक अच्छी सैलरी भी मिलेगी, और बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आपके लिए ये वीडियो था। थैंक यू सो मच आप सभी को। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम में कोई भी अपडेट्स होगी तो आप लोगों को मिलती रहेगी वीडियो के माध्यम। थैंक यू सो मच आप सभी को।